सो फ्लो चार्ट इज ए मस्ट। फ्लो चार्ट होता क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसे देते हैं? कंप्यूटर को देते हैं। हालांकि कंप्यूटर तो एक मशीन है, मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन हम अपने अपने आसानी के लिए हम उसे एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? तो एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। और उसके बाद कंपाइलर का रोल होता है। कंपाइलर क्या करता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा पैकेज है, एक ऐसा सिस्टम है जो डेवलप किया गया है कि वो आप जो प्रोग्राम लिखोगे हाई लेवल लैंग्वेज में, आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखोगे हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे वो कंपाइलर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और लिंकर क्या करेगा? बहुत सारे ऑब्जेक्ट कोड को एक साथ लिंक करके एग्जीक्यूटिबल फाइल बना देगा। इसका एक्सटेंशन .exe होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। और वो exe फाइल जो होती है वो प्योर मशीन लैंग्वेज होती है, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है और उसको फॉलो करता है। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर वी राइट ए प्रोग्राम, वी राइट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एक समूह, कलेक्शन लिख देते हैं। और वो सिर्फ कलेक्शन होने से नहीं होता है, उसकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए, खास सीक्वेंस होनी चाहिए। सीक्वेंस का मतलब है पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। ये हमारी माइंडसेट होती है, हमारी लॉजिक होती है, जो हम डिसाइड करते हैं। कंप्यूटर कुछ अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ नहीं करता है। कंप्यूटर हैज़ नो ब्रेन, माइंड इट, कंप्यूटर हैज़ नो ब्रेन। कंप्यूटर सिर्फ हमें फॉलो करता है। हम जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो इंस्ट्रक्शन पहले देंगे उससे ही वो एक्ट करेगा, वो फॉलो करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि वो उसे फॉलो करेगा, है ना। तो जब हम कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी काम हमें कंप्यूटर से करवाना होता है तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और उसमें सीक्वेंस का काफ़ी ध्यान देना होता है ना। तो सीक्वेंस कैसे ही हो, क्या पहले हो क्या बाद में हो, इसके लिए एक माइंडसेट तैयार करनी पड़ती है, जिसके हम लोग फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। सो वी विल फर्स्ट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फ्लो चार्ट। अ वेरी बेसिक बिगिनिंग कंसेप्ट है ये प्रोग्रामिंग का, है ना। बच्चों को जब प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है तो सबसे पहले फ्लो चार्ट सिखानी चाहिए। फ्लो चार्ट में माहिर होना चाहिए, तब आप प्रोग्रामिंग आसानी से कंफर्टेबली कर सकते हो, है ना। तो फ्लो चार्ट इज अ मस्ट, है ना। बहुत सारे बुक्स में अब ये फ्लो चार्ट एवॉइड की जाती है, बट आई विल प्रीफर कि आप फ्लो चार्ट को काफ़ी तवज्जो दो, प्रीफर करो, इसे माइंडसेट बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे ड्रॉ ही करें पेपर पे, लेकिन दिमाग में आपको चीज़ चलाना होगा, एक माइंडसेट डेवलप करना होगा, एक लॉजिक डेवलप करना होगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट लर्निंग एंड टीचिंग। ये नहीं है कि हम आपको प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं, हम आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखा सकते, हम आपको सिर्फ एक रास्ता बतला सकते हैं, आपको तरीका बता सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग इज़ सिंपली ए वे ऑफ थिंकिंग, ना, वे ऑफ थिंकिंग। आप किस तरह से लॉजिक अप्लाई करते हो, है ना। एवरी पर्सन कैन नॉट बी ए गुड प्रोग्रामर एंड एवरी पर्सन कैन बी अ प्रोग्रामर। मतलब अगर आपका अपना जो सोचने का तरीका एक लॉजिकली डेवलप कर लेते हो तो यू कैन बी ए गुड प्रोग्रामर। सो सबसे पहले आपको अपना एक माइंडसेट डेवलप करना होगा एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए। आपको सोचने का तरीका को एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास मेथड से, एक ख़ास लॉजिक से अप्लाई करना होगा, तब आप एक ख़ास अच्छा तरह का प्रोग्राम आप डेवलप कर सकते हो। साथ साथ आपको लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी एक हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेज है। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सी लैंग्वेज पे बना रहे हैं। देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेज ऑल्सो, जावा लैंग्वेजेज है ना, तो बहुत पॉपुलर है नाउअडेज। तो उस पर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। C++ है। सो देयर आर मेनी वेराइटीज, वी विल डिस्कस लेटर। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो होता है लॉजिक, वो होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, वो होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब फ्लो चार्ट, फ्लो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली होता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, तो यू राइट स्टार्ट। अभी स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब
दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। आपको सब कुछ बताना पड़ता है, एवरीथिंग आपको इंडिकेट करना पड़ता है कि कहाँ प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, प्रोग्राम के बिगिनिंग में क्या करना है, प्रोग्राम के बीच में क्या करना है, प्रोग्राम के लास्ट में क्या करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी होती है कंप्यूटर को। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। इसका कोई भी अपना IQ नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक ए फैन, एक मशीन है। आप उसको जैसे बोलोगे, जो बोलोगे वही करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद देखो हम क्या लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग इन ए रेक्टेंगल बॉक्स, माइंड इट, रेक्टेंगल बॉक्स। इसका भी एक खास अपना एक महत्व होता है। वी राइट सिंपली, अभी आप समझ लो A इजिकल टू, वी राइट 5 फॉर एग्जाम्पल। अब A इजिकल टू 5 का मतलब, इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं कि देखो बाबू, हमारे पास A का वैल्यू 5 मान लो। हम लोग कहते हैं ना कि माना कि A का वैल्यू 5 है, मैथमेटिक्स में बोलते हैं लेट A इजिकल टू 5। तो A का वैल्यू 5 है, मतलब याद रखो कि A जब भी हम बोलेंगे तो इसका मतलब तुम 5 समझना। तो कंप्यूटर का अपना कुछ ब्रेन होता नहीं है, कुछ मेमोरी भी नहीं होता है, तो हमें मेमोरी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कंप्यूटर तो आप सिस्टम हार्डवेयर खरीदते हो ना, है ना, उसमें एक मेमोरी लगी होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, बहुत सारे मेमोरी है। SD कार्ड आप लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो मेमोरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डिजिटल डिवाइस है, जहाँ पे वो कुछ स्टोर करता है। क्यों? ताकि बाद में उसे एक्सेस कर सके, है ना। तो A का हम तो बोलते हैं, हमें बोला जा रहा है, मान लिया A का वैल्यू 5 है, तो वो मेरे ब्रेन में सेट हो गया, मेरे दिमाग में सेट हो गया कि वो A का वैल्यू 5 है। अब जब भी बोलोगे अच्छा A का वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे 5 है, बिकॉज मेरे मेमोरी में सेट हो गया। लेकिन कंप्यूटर के पास अपना ऐसा कुछ मेमोरी होता नहीं है। तो कंप्यूटर के लिए क्या होता है, उसमें एक रैम, एक IC, एक सर्किट, एक चिप डाली जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक समझो कि इस तरह से वो पॉकेट्स का बना होता है ना, एक जाल है, एक नेटवर्क है, पॉकेट्स का बना होता है। इसको पॉकेट आप कह सकते हो, थोड़ी देर के लिए हम इसको पॉकेट कहेंगे, है ना। तो जब हम A इक्वल टू 5 बोलेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसे तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू को रखना है, ताकि बाद में अगर आप उससे पूछे कि A का वैल्यू बताओ तो वो कैसे बताएगा, उसका अपना कुछ मेमोरी ब्रेन नहीं है। तो वो क्या करेगा कि इस रैम में ये जो मेमोरी है, मेमोरी बहुत तरह की आती है ना, रैंडम, है ना, एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम होते हैं, EEPROM होते हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ होता है। वो हम लोग जब हार्डवेयर डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसमें हम आपको बताएंगे। अभी आप समझ लो थोड़ी देर के लिए कि मेमोरी इस तरह से छोटे छोटे पॉकेट्स बने होते हैं मेमोरी में। तो कंप्यूटर जब हम A इक्वल टू 5 बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कि A 5 का वैल्यू, याद रखना, राइट साइड इजिकल टू के राइट साइड वाले टर्म जो होते हैं वो वैल्यू A में वो डाल देगा। A में डाल देगा का मतलब ऐसा करेगा, एक पॉकेट बोलेगा, खाली पॉकेट लेगा, है ना, उसका नाम वो रखेगा A। इसका नाम क्या रखेगा, वो A रखेगा। इस पॉकेट को नाम रख देगा A, जो आपने यहाँ लिखा है, और इसके अंदर वो 5 जो है भर देगा। ये जो A है इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, इसे हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ओके, वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि बाद में अगर आप कभी भी A इजिकल टू 6 लिख दोगे तो वो क्या करेगा कि वो A नाम से जो पॉकेट बना था उसमें वो जाएगा और वहाँ पे पहले वाले वैल्यू को हटा करके ये नया वैल्यू डाल देगा। मतलब A का वैल्यू बदल गया। तो A का वैल्यू चूँकि बदल सकता है, वैरी कर सकता है, इसलिए A को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो A का वैल्यू कभी भी बदल सकता है। अभी हमने A का वैल्यू 5 लिखा है, सो यहाँ ये 5 लिखा जा गया। सो सिंपल। और ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लिखते हैं रेक्टेंगल बॉक्स में B इजिकल टू 6 फॉर एग्जाम्पल। अब ये क्या करेगा, तो एक नया पॉकेट बनाए, चूँकि B नाम से पहले से कोई पॉकेट तो है नहीं, तो वो एक नया खाली एम्प्टी पॉकेट को वो सिलेक्ट करेगा और वो B इसका नाम रख देगा, सपोज इसका नाम B रख देगा, और इसके अंदर वो 6 डाल देगा। अब ये एक्चुअली कंप्यूटर का मेमोरी का काम कर रहा है। जब भी हम उससे पूछेंगे अच्छा A का वैल्यू बताओ, तो वो मेमोरी में सर्च करेगा A कहाँ है, A यहाँ है, तो उसका वैल्यू 5 हमें बताओ, वो बोलेगा 5।
हमें क्या लगेगा, अरे ये तो कंप्यूटर को सब कुछ याद है। फिर अगर हम मुझसे पूछेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, तो वो पूरा सर्च करेगा, इसमें देखेगा बी कहाँ है, वो बी का वैल्यू 6 है, हमें 6 बता देगा। तो इस तरीके से जो भी आप ये A=5 ऐसा इसको कहते हैं असाइन करना, है ना। आप 5 को असाइन कर देते हो A को, मतलब 5 वैल्यू डाल देते हो में, 6 को बी में डाल देते हो, तो इस तरीके से वो मेमोरी में अपने वैल्यू को वो स्टोर कर लेता है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक रेक्टेंगल बॉक्स में S=A+B। अब ये क्या करेगा, तो देखो ये एक तरह का इक्वेशन है। देखो आपको अलजेब्रा में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा x + 5 = 9। तो इसको सब कैसे सॉल्व करते हैं आप ऐसे लिखते हो x = 9 - 5 = 4। ये अलजेब्रा का मैथमेटिक्स है। लेकिन कंप्यूटर में ये जो इक्वेशन है वो कंप्यूटर में इसका मतलब ऐसा नहीं होता है, ये क्वाइट डिफरेंट है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसका जो मतलब होता है वो ये होता है, जब हम S = A+B बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि A+B और S बराबर है। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो = के राइट साइड वाले जो एक्सप्रेशन है A+B, ये इवालुएट किया जाएगा, ये कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेट किया जाएगा। कौन कैलकुलेट करेगा, तो कंप्यूटर के अंदर एक आईसी होती है जिसको कहते हैं ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक आईसी होती है जिसका काम है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, है ना, या लॉजिक देखना। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक क्या होता है। तो यहाँ पे ये A+B का काम क्या है, जोड़ना। हम क्या करना चाहते हैं, राइट साइड वाले टर्म को = के राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है ये पहले इवालुएट होगा। इवालुएट का मतलब यहाँ तो प्लस है, मतलब A को B से जोड़ना है। तो ये कौन करेगा, ALU करेगा। ALU कौन है, कंप्यूटर का एक हिस्सा है। कंप्यूटर जो CPU है उसका एक पार्ट है, प्रोसेसर का एक पार्ट है, जो A और B के वैल्यू को जोड़ेगा। ठीक है, क्या करेगा, तो A के पॉकेट में जाएगा, उसका वैल्यू लेगा 5, B के पॉकेट में जाएगा, उसका वैल्यू लेगा 6, और दोनों को जोड़ेगा। तो 6 × 5 कितना होगा, 11। अब 11 को क्या करेगा, S में डाल देगा। 11 का वैल्यू को असाइन कर देगा S को। तो S नाम का एक पॉकेट बनाएगा। S नाम से पहले तो पॉकेट है नहीं, तो एक एम्प्टी पॉकेट को उसका नाम वो S रखेगा और यहाँ पर वो 11 डाल देगा। ओके, वेरी सिंपल। अब उसके बाद हम लिखते हैं एक पैराग्राम बॉक्स में, यहाँ लिखते हैं प्रिंट S। मतलब प्रिंट का मतलब है उसको आउटपुट कर दो। कहाँ आउटपुट करो, तो जनरली जो होती है, जो हमारी कंप्यूटर की जो मॉनिटर होती है ना, वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। आपने पढ़ा होगा बेसिक कंप्यूटर में कि कंप्यूटर में 3 पार्ट होता है, एक इनपुट और प्रोसेसर और एक आउटपुट। इनपुट मतलब आप क्या डाल रहे हो, कीबोर्ड से आप टाइप कर रहे हो, वो इनपुट हुआ। प्रोसेसिंग CPU में हुआ, आपने यही पढ़ा है ना। आउटपुट का हुआ, मॉनिटर पे हो गया, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आउटपुट हुआ। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ये आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट का मतलब है आउटपुट डिवाइस पर S का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो S का वैल्यू कितना है, 11। तो आप देखोगे अपनी स्क्रीन पर 11 छप गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं। तो आप यहाँ देखो, ये एक बेसिक माइंडसेट है, एक बेसिक लॉजिक है, इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस है। एक आप सोचो कि ये लाइन हम पहले लिख दें, ये लाइन बाद में लिखे, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगी, ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रोग्राम का एक बेसिक लॉजिक है, एक बेसिक माइंडसेट है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन हम पहले देंगे और क्या देंगे, कैसे देंगे। तो ये तो हो गई एक बेसिक फ्लो चार्ट की कंसेप्ट। और आपने ये भी देखा कि किस प्रकार हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पॉकेट हम बार बार हम बोल रहे हैं इसका नाम पॉकेट है, एक्चुअली इसका जो नाम है वो वेरिएबल है। एक्चुअली इस तरह का वेरिएबल है, और अलग अलग मेमोरी में अलग अलग पॉकेट को हम लोग वेरिएबल के रूप में हमारा जो कंप्यूटर है वो इस्तेमाल करता है। ओके, नाउ ये जो सिंपल फ्लो चार्ट है, इसमें एक और ख़ास बात मैं बताऊँगा। ये तो आपकी लॉजिक हो गई जो आपके माइंड में चलेगा, बैकग्राउंड में चलेगा। आप इसको लिख प्रोग्राम के पहले इसको आप लिख भी सकते हो पेपर पे, या आप अपने दिमाग में बैकग्राउंड में आप सोच भी सकते हो, समझ भी सकते हो। अब जब हम प्रोग्राम लिखने की बात आएगी तो कैसे मैं प्रोग्राम लिखूँगा। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, C लैंग्वेज इस्तेमाल करने जा रहे हैं,
तो सी लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है, उसकी क्या तरीका है, उसमें कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, वो तो हमें मालूम होनी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक हमारा जो सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब ग्रामर ऑफ कमांड्स। आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हो कोई भी लैंग्वेज में, आपको जो कमांड बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन बताया जाता है, उसका जो एक, जैसे इंग्लिश का भी अपना ग्रामर होता है ना, कि दिस इज होना चाहिए, दिस आर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ रूल्स है ना, जिसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। तो वो सिंटैक्स भी सीखनी होगी आपको सी में। ओके, तो सबसे पहले जो बेसिक जो सी की जो कंसेप्ट है वो ये है कि सी जो प्रोग्राम है वो फंक्शन बेस्ड है। अब ये फंक्शन बेस्ड का क्या मतलब होता है, तो देखो सी का कोई भी प्रोग्राम जब आप देखोगे तो ये फंक्शन बेस्ड होता है। सबसे पहले तो ये आप समझ लो, ये फंक्शन बेस्ड होता है। अब ये फंक्शन बेस्ड का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का मतलब आप थोड़े समझो कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दिए, ये जो भी मैंने क्या लिखा, ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दिए। कुछ और मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, ये भी मैंने इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, है ना। इस तरह से बहुत सारे हमने इंस्ट्रक्शंस लिख दिए। ये अलग अलग तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने लिख दिए हैं। 3 तरह का सेट मैंने बनाया। इसका नाम, इस सेट का नाम मैंने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। अब हम क्या करेंगे, हम इस पार्टिकुलर ए को कॉल करेंगे। जब हम ए को कॉल करेंगे तो ये वाला काम होगा, बी को कॉल करेंगे तो ये वाला काम होगा, सी को कॉल करेंगे तो ये वाला काम होगा। तो एक तरीके से आप ऐसे समझो, मैं फंक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ तुमको, कि ये जो ए है एक तरह का, ये एक तरह का इसको समझो कि ये फंक्शन है। और ए फंक्शन हो सकता है कि ए जो है, ए के अंदर हमने लिख दिया बी, मतलब जब ए काम करेगा तो उसके अंदर में इंस्ट्रक्शन में बी लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि ये पूरे बी को कॉल करेगा। तो ये यहाँ पे जब आएगा तो ये बी वाला काम शुरू हो जाएगा। उसी में हो सकता है मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, तो ये क्या होगा कि ए जो है वो ए में 2 इंस्ट्रक्शन दिया, है ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया आपने, उसके बाद बी लिख दिया। तो बी का मतलब है कि बी जो आपने फंक्शन लिखा है इसको फंक्शन कह रहे हैं। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, अलग अलग तरह का एक ग्रुप बना दिया, है ना, इसे फंक्शन कर, इसी को फंक्शन हम कह रहे हैं। ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, है ना। तो ए जो है फंक्शन वो 2 इंस्ट्रक्शन करेगा, उसके बाद बी फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल करने का मतलब क्या हुआ कि बी में जो भी है इंस्ट्रक्शन उसको फुलफिल करेगा, सिंपल। उसके बाद सी को कॉल करेगा, मतलब सी फंक्शन में जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको पूरा कर देगा। तो एक तरीके से आप एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते, कॉल मतलब उसे उसके जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसे फुलफिल कर सकते हो। तो ये जो सी है वो फंक्शन बेस्ड है। इस तरीके से वो सी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं कि एक फंक्शन होता है वो दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, दूसरा फंक्शन तीसरे को कॉल कर सकता है। इसलिए से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या होती है कि आप एक देखो, मेन प्रोग्राम मेरा छोटा हो गया और ये सब सब्सिडरी के रूप में साइड में रहा, तो छोटा मेन प्रोग्राम मेरा रीडेबल भी हो जाती है, आसानी से समझ में आती है कि अच्छा ये करना है, फिर बी को कॉल करेंगे, बी क्या है तो बी एक सेपरेट वर्क है, तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। बाद में इसको आसानी से इसको डिबग मतलब इसमें अगर कोई एरर है तो उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। तो एनी देयर आर मेनी बेनिफिट्स। तो हमें ये बस ये समझना है पहले सब जो बेसिक बात जो है सी प्रोग्राम में कि ये फंक्शन बेस्ड है। ओके, अब ये फंक्शन बेस्ड है तो फंक्शन को लिखा जाता है कैसे, है ना। अच्छा, जब सी प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहला फंक्शन कौन कॉल करेगा? पहला फंक्शन कोई ना कोई तो फंक्शन कॉल होगा, जो पहला फंक्शन कॉल होगा। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि ए भी है, बी है, बी है, सी है। तो प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले बी को होगा कि सी होगा कि ए होगा। ओके, तो एक चीज़ याद रखना है कि जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सी में जो कॉल होता है
फंक्शन टू बी कॉल्ड, वो क्या है, वो होता है मेन फंक्शन, MAIN, मेन फंक्शन। और फंक्शन के लिए एक सिंबल बनती है, जब भी फंक्शन है तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, इस तरह से राउंड ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब भी देखो तो समझ लो कि ये फंक्शन है, एक है ना, एक बेसिक फंडामेंटल बात। फंक्शन के बारे में और डिटेल, बहुत आगे डिटेल है, हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप छोटी मोटी जानकारी पहले हासिल कर लो कि जब ऐसा भी सिंबल देखोगे तो कहना कि ये फंक्शन है, तो मतलब ये मेन फंक्शन, A फंक्शन, B फंक्शन, ये सब फंक्शन है। ये देखो, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, फर्स्ट है ना। तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि सी प्रोग्राम फंक्शन बेस्ड होती है, और जो पहला फंक्शन होता है, जो सी जब प्रोग्राम रन करेगा तो जब पहला फंक्शन जो रन करेगा, जो कॉल होगा, कॉल मतलब रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा, वो मेन फंक्शन होता है, सिंपल। तो उसके बाद अब आप देखोगे कि ये तो हो गई फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक सिंपल फंक्शन अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान देना, एक सिंपल जो बेसिक प्रोग्राम हो सकता है वो होता है मेन फंक्शन। और ये जो फंक्शन है, अभी मैंने बताया था कि जब फंक्शन आप लिखते हो, बी फंक्शन लिख रहे हो, तो उसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होगी, है ना, लिखा। तो ये तो मैंने एक बॉक्स बना दिया, बॉक्स का मतलब यहाँ से यहीं तक है, एक लिमिट है ना, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक ख़त्म होगा। तो यहाँ तो बॉक्स, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ के लिए ये एक कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, राइट कर्ली ब्रैकेट। तो ये एक बेसिक फंक्शन का एक कंसेप्ट होता है, जो ये है समझो वो ये है। यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख देते हैं मेन, तो आप समझो कि एक ये बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन का बड़ी यहीं से यहीं तक है, तो ये फंक्शन का बड़ी हुआ, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, राइट कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से शुरू हुआ, इसके अंदर में जो भी हम लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो मेन फंक्शन का बड़ी होगा, सिंपल। ओके, अब हम लोग ये तो चलो फंक्शन हुआ। अब अगर हम ऐसा कुछ बस इतना ही लिख के छोड़ दे तो ये प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, क्योंकि क्या करेगा, जब प्रोग्राम रन करेगा तो मेन को कॉल करेगा, मेन के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं करेगा। तो ये प्रोग्राम तो रन करेगा लेकिन कुछ करेगा नहीं, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, कोई भी आउटपुट नहीं होगा। सो सिंपल। अब हम चाहते हैं कि नहीं मेरा प्रोग्राम कुछ करे, तो सबसे सिंपल क्या कर सकते हैं एक प्रोग्राम से। अगर एक पहला प्रोग्राम, अगर आपने लाइफ का प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले आप क्या सिखाओगे, क्या करना होगा, सबसे आसान चीज़ करोगे पहले। तो सबसे आसान चीज़ क्या हो सकता है एक प्रोग्राम में, सबसे आसान चीज़ होता है कि कुछ प्रिंट कर दो, आउटपुट कर दो। हम बता ना कि आउटपुट कर दो, स्क्रीन पर मॉनिटर पर कुछ छप जाए तो लगे कि हाँ कुछ प्रिंट हुआ। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ सबसे सिंपलेस्ट जो प्रोग्राम होगा वो होगा, तो ये कर्ली ब्रैकेट, तो एक बॉक्स बना दो, यहाँ लिख दो PRINTF, प्रिंट एफ। प्रिंट तो आप समझ रहे हो, सिंपल बात है। एफ का मतलब है फॉर्मेट, एक खास फॉर्मेट में, है ना। इसके बारे में डिटेल हम और आगे पढ़ेंगे, है ना। हर चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ना है आगे। अभी मैं आपको सिंपल फॉर्म में सिंपल बातें समझा रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल और आगे पढ़ेंगे। अभी आप बस ये समझ लो कि प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट इन ए पार्टिकुलर फॉर्मेट, और ये कुछ ना कुछ प्रिंट करने जा रहा है। जैसे अभी हमने सम प्रिंट किया था, अब हम यहाँ लिखेंगे राउंड ब्रैकेट, ऐसे ऐसे। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, ये प्रिंटफ में भी मैंने वही राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल किया, मतलब प्रिंटफ भी एक फंक्शन ही है। देखो इंटरेस्टिंग बात, एक मेन फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया। तो आप देखो अभी अभी आपको एग्जांपल भी मिल गई कि एक फंक्शन का ही खेल है सी प्रोग्राम, है ना। अब ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, ये कुछ प्रिंट करेगा, नेचुरली एज अ नेम इज। तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर हम डबल कोट्स में, डबल कोट के अंदर, डबल कोट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग, देखो हमारे पास दो तरह की चीज़ हो सकती है। एक होती है नंबर, हमारे पास दो तरह की चीज़ होती है, दूसरा होता है टेक्स्ट। दोनों की अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस है, बच्चे वाली सवाल है। तो नंबर को आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, है ना, मैनिपुलेट कर सकते हो। टेक्स्ट को जोड़ नहीं सकते हो ना, है ना, A+B ऐसा कुछ जोड़ नहीं सकते। तो अगर नंबर है तो सिंपली उसको आप 4 लिख दो,
लेकिन अगर कोई टेक्स्ट है, जैसे आप लिखना चाहते हो इंडिया, इंडिया जो टेक्स्ट है इसको डबल कोट में आप रख देना। वैसे इसके बारे में और डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लो कि नंबर में डबल कोट नहीं लिखना है, सिर्फ आप 4 लिख दो, और अगर टेक्स्ट है तो उसमें डबल कोट डाल दो। तो यहाँ पे प्रिंटफ में आप डबल कोट के अंदर कुछ भी डाल दो, यहाँ लिख सकते हो हेलो, बस आप हेलो लिख दो और राउंड ब्रैकेट बंद कर दो। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा कि ये हेलो प्रिंट करेगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सी लैंग्वेज में आपको सीखनी है, वो है कि जब एक इंस्ट्रक्शन ख़त्म कर देते हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ ना, हालांकि एक फंक्शन है लेकिन एक तरह का ये इंस्ट्रक्शन है, तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन ख़त्म कर देते हैं तब उसके लास्ट में एक सेमी कोलोन जरूर डालते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम। तो एवरी इंस्ट्रक्शन इज एंडेड बाय अ सेमी कोलोन। अगर आप नहीं दोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा और एरर भी मैसेज शो करने लगेगा। तो ये एक सिंपल हुआ। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट दे दो, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, मतलब ये बॉक्स बंद हो गया। आर यू गेटिंग? तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपने लिखा, सी प्रोग्राम लिखा, जो क्या करेगा, जब ये रन करेंगे तो ये पहले मैंने बताया आपको कि सी प्रोग्राम पहले मेन फंक्शन को कॉल करेगा। तो मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन किसको कॉल करेगा, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेगा। अब प्रिंटफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रिंटफ फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रिंटफ फंक्शन का मतलब भी उससे कंपाइलर ही तो इसको कंपाइल करेगा ना, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा और लिंकर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। तो कंपाइलर को प्रिंटफ के बारे में अगर जानकारी नहीं है कि ये क्या है, तब उसे एक फ़ाइल आपको बतानी पड़ेगी कि हाँ बाबू, ये प्रिंटफ के बारे में जो जानकारी है, प्रिंटफ क्या है, क्या कैसे काम करता है, उसकी जानकारी कहाँ है। तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल लिख देते हैं stdio.h, ओके। और उसके पहले लिखते हैं हैश साइन इंक्लूड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये मेन के पहले लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कि ये बताता है कि हमारा जब ये प्रोग्राम कंपाइलर रन करेगा तो इस फाइल को, ये एक फाइल है stdio, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जब भी आउटपुट करना हो, प्रिंटफ हो या मांगना इनपुट करना हो, तो इस फाइल का सहारा ले सकते हो। मतलब प्रिंटफ कैसे काम करता है उसकी सारी जानकारी इस फाइल में डाली हुई है। तो जनरली ये stdioh.header.h मतलब हेडर फाइल, हेडर इसलिए कि हेडिंग में ही शुरू में ही लिख देते हैं ये, और इंक्लूड का मतलब इसको इंक्लूड कर लो, और हैश तो एक सिंबल है। तो ये हमेशा मेन के पहले आप लिख दोगे, हमेशा लिख दोगे, एक आदत बना लो, ताकि ये जब भी इनपुट आउटपुट करना है कुछ, तो आपका ये प्रिंटफ फंक्शन अच्छा से काम करेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आपका जो एक बेसिक सिंपल जो सी प्रोग्राम हुआ, उसमें आपने क्या देखा? सबसे पहले आप हैश इंक्लूड stdio करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि प्रिंटफ का डिटेल इसी में लिखा है, प्रिंटफ कैसे काम करेगा उसका डिटेल यहाँ लिखा है। उसके बाद सी प्रोग्राम क्या करेगा? सबसे पहले तो वो मेन फंक्शन को सर्च करेगा, मेन फंक्शन में लिख गया, मेन फंक्शन के अंदर झांकेगा, उसके बॉडी में देखेगा, तो मेन फंक्शन का बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, उसमें देखेगा प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ लिखा है, तो प्रिंटफ का काम क्या करना है इससे पूछेगा। ये बोलेगा कि तुम इसके मॉनिटर पे, जो हमारी मॉनिटर है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, उस पर ये जो भी टेक्स्ट है वो लिख दो। तो यहाँ पर वो आपका इसकी जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो आपका ये हेलो यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक सिंपल प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम आप लिखोगे कहाँ? ये तो आपने सीख लिया कि हाँ प्रोग्राम होता है, लिखेंगे कहाँ? आप कोई भी नोटपैड ले लो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले लो। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल पर भी आपका एक एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है मोबाइल पे। कंप्यूटर पे हैं तो आप नोटपैड में आप लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, प्लेन टेक्स्ट फाइल में, है ना। आप नोटपैड का सहारा लो या कोई भी टेक्स्ट एडिटर का सहारा लो, उसमें फाइल करो, है ना। फाइल आप में जाओगे, फाइल में आप न्यू में जाओगे, है ना। वो तो बेसिक नॉलेज है आपको। ये सारे चीज़ आप टाइप कर दो,
ये सारे टाइप कर दो, टाइप करके इसको आप सेव कर दो, है ना। सेव करने के लिए आपको जो भी बटन है आप सेव कीजिए। जब सेव करेंगे तो इस फाइल का नाम आपको मांगेगा ना, हर फाइल का एक नाम होता है ना, तो फाइल नेम जो आप डालोगे उसका ख्याल रखना है। तो अलग अलग जो कंपाइलर होते हैं उसके लिए अलग अलग तरह का नियम है। तो कॉमन जो नियम ये है कि फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आप लिख सकते हो my1, फॉर एग्जांपल my1.c, क्योंकि सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप हमेशा .c लिखना। या कहीं कहीं जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप CXX या CDD कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है कि my1.c आप फाइल का नाम रखो। तो फाइल आपको ये प्रोग्राम जो टाइप करना होगा एक नोटपैड में, है ना, कोई टेक्स्ट एडिटर में उसको सेव कर दीजिए इस नाम से my1.c और उसे कंपाइल कर दीजिए। अलग अलग कंपाइलर होते हैं, अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, तो वो आप उसको कंपाइल कर लोगे। कंपाइल करके उसे आप उसमें बिल्ड का भी एक ऑप्शन होता है। बिल्ड का मतलब होता है BUILD लिखा होगा, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल करके वो रन कर देगा। तो ये तो आपका एक बेसिक प्रोग्राम आपने देखा। इसमें कुछ और एक बात मैं ऐड करूँगा कि कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी होती है जो आपको करना है। ये तो समझ में आया कि ये हैश का साइन दिया, इंक्लूड किया, stdio.h लिखा, क्योंकि ये तो वो हेडर फाइल है जिस हेडर फाइल में इस printf फंक्शन के बारे में डिटेल लिखा है। तो ये जो आप स्टूडियो लिखेंगे इसको ये ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ये फॉर्मेलिटी करनी है आपको, है ना। तो ये इस ब्रैकेट से आप लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट से आप इसको बंद कर देंगे। पहली बात, ये जो मेन फंक्शन है उसके आगे आप void लिख दो, void void। वैसे void क्यों लिखते हैं बता देते हैं। void का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। तो एक्चुअली हर फंक्शन का एक अपना कंसेप्ट होता है कि वो फंक्शन, जैसे मैंने कोई फंक्शन क्या रिटर्न करता है वैल्यू, कोई फंक्शन, हर फंक्शन का एक अपना मकसद होता है कि हमने एक ए फंक्शन लिखा, बी फंक्शन लिखा, सी फंक्शन लिखा। तो ये फंक्शन जो है वो फंक्शन कोई ना कोई काम करेगा और काम कर करके कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है, हमें हैंड ओवर करता है। तो वो कौन सा वैल्यू हैंड ओवर करेगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे void लिखने का मतलब है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप यहाँ void भी लिख सकते हो, आप int भी लिख सकते हो, लेकिन अभी आप फॉर टाइमिंग चूँकि बिगिनिंग है आपका, तो आप यहाँ पे void लिख दो, ओके। और ये जब आप रन करोगे तो आपका ये प्रोग्राम ये हेलो आउटपुट कर देगा, ठीक है। कंपाइल करने के बारे में मैंने आपको बताया ही था। फाइल का नाम ज़रूर .c लिखेंगे या .cxx, बहुत सारे अलग अलग कंपाइलर का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो एक पार्टिकुलरली जो भी रिक्वायरमेंट है कंपाइलर का उसे आप फुलफिल करोगे, कंपाइल करके उसको बिल्ड करोगे तो एग्जीक्यूट फाइल बनने का। तो आपको ये ध्यान देना है जो बेसिक सिंटैक्स है, जो तरीका है, सिंटैक्स मतलब जो रूल्स है, वो ये बेसिक एक आपका एक फॉर्मूला, एक टेक्निक बन गया, ओके। अब हम इसमें एक और आपको एक ऐड करेंगे कि ये तो चलो ठीक है, एक सबसे सिंपल प्रोग्राम आपने सीख लिया, है ना। अब अगर हम एक प्रोग्राम ऐसा लिखना चाहे जिसका फ्लोचार्ट अभी अभी मैंने तैयार किया, तो मैं क्या करूँगा। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो मेन फंक्शन है, याद करो फ्लोचार्ट में मैंने क्या लिखा था। हमने सबसे पहले लिखा था a = 5, है ना। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे int a = 5 और सेमीकोलन। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, उसी चीज़ को मैंने फ्लोचार्ट में जो लिखा उसी को मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन क्या नया बात है वो आप समझिए। सेमीकोलन तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर स्टेटमेंट, हर इंस्ट्रक्शन के बाद आपको एक सेमीकोलन देना है। a = 5 भी समझ में आ गया होगा, जो फ्लोचार्ट में मैंने डिस्कस किया। ये इंट क्या है? इंट मतलब इंटीजर। इंटीजर मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें कोई भी डेसिमल ना हो। तो जनरली बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो हम बिना डेसिमल के इस्तेमाल
करते हैं। जैसे रोल नंबर, किसी बच्चे का रोल नंबर है, उसमें कोई डेसिमल तो होगा नहीं। तो अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें कोई डेसिमल की ज़रूरत नहीं है, तो हम पहले ही वेरिएबल जो वेरिएबल है ना, मेमोरी का जो पॉकेट है, उसके पहले इंट लिख देते हैं। मतलब पहले ही हम बता देते हैं कि देखो बाबू, हम ये जो वेरिएबल है उसमें कोई भी हम डेसिमल डालने नहीं जा रहे हैं। अब बोलोगे कि ऐसा क्या ज़रूरत है, हम क्यों बताएं? तो देखो, अगर डेसिमल वाले नंबर को हम लोग फ्लोट कहेंगे, वैसे आगे बहुत सारे और डेटा टाइप्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए हम दो तरह के डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे, इंट एंड फ्लोट, है ना। इंट मतलब इसमें डेसिमल होगा, जैसे 45। फ्लोट का मतलब 45.6 अगर आपको लिखना है डेसिमल में, तो आप फ्लोट इस्तेमाल करोगे। तो बिगिनिंग के लिए आपको इतना ही जानकारी काफ़ी है कि आप अगर बिना डेसिमल वाले नंबर इस्तेमाल करना चाहते हो तो इंट इस्तेमाल करो, और अगर डेसिमल वाले नंबर चाहते हो तो फ्लोट इस्तेमाल करो। अब आप पूछोगे कि क्यों, मैं पहले ही क्यों बता दूं इंट, क्यों नहीं सभी को फ्लोट कर दूं, क्यों नहीं सभी को इंट कर दूं? तो देखो, होता क्या है, मेमोरी जो है काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी डिजिटल डिवाइस की। तो मेमोरी को सेव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जितना कम मेमोरी में काम चलाओगे उतना अच्छा इफ़िशिएंट प्रोग्राम होगा, उतना फास्ट प्रोग्राम रन करेगा, है ना। तो एक्चुअली जब आप डेसिमल स्टोर करते हो तो मेमोरी में ज़्यादा जगह चाहिए होता है, और इंटीजर स्टोर करते हो तो कम जगह में ही काम चल जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मेमोरी को जितना कम हम खर्च करें, है ना, कम मेमोरी से ही काम चला लें। तो अगर हमें डेसिमल की ज़रूरत नहीं है तो हम इंट, हम पहले ही डिसाइड किया इंट, मतलब वो ज़्यादा मेमोरी स्पेस नहीं कंज्यूम करेगा। मेमोरी स्पेस कितना कंज्यूम करता है वो हम दूसरे वीडियो में आपको हम समझाएंगे। अभी आप बस समझ लो कि हमने इंट A5 क्यों लिखा। उसके बाद एक और हम लिखेंगे इंट b = 6। देखो, वो हमने वही प्रोग्राम लिखा जो फ्लो चार्ट में इसके पहले मैंने आपको समझाया था। ओके, अब कोई नई बात नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे इंट s = a+b सेमीकोलन। देखो, a+b जोड़ करके s में डाल देगा। फ्लो चार्ट के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, s को प्रिंट करना है तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट f। हमने सीखा था प्रिंट f मतलब आउटपुट करना। तो क्या प्रिंट करना है, तो क्या लिखेंगे, सम इज %d डबल कोट कॉमा s सेमीकोलन। बंद कर देते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट से ये बंद हो गया। अभी देखो, थोड़ी देर के लिए कुछ और नई बात, आप हर स्टेप में कुछ नया नया सीखोगे, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंटफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रिंटफ का राउंड ब्रैकेट मतलब प्रिंटफ एक फंक्शन है जिसको studio.header फाइल में एक्सप्लेन किया गया है। क्या प्रिंट करेगा, तो डबल कोट में जो भी लिखा वो प्रिंट करेगा। तो जब स्क्रीन होगा, आपका जो मॉनिटर होगा, आउटपुट मॉनिटर होगा, वहाँ पर लिखेगा SUM सम इज %d। क्या है, तो D फॉर इंटीजर। जब आप इंटीजर का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, क्योंकि S जो है इंटीजर है, तो इंटीजर का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक %d यहाँ लिखना पड़ता है। दिस इज %d। तो %d का मतलब वो %d प्रिंट नहीं करेगा, वो यहाँ पर %d नहीं लिखेगा। हालांकि वो डबल कोट के अंदर है, लेकिन %d नहीं प्रिंट करेगा। वो ये समझेगा कि कहीं यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इंटीजर वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वो डबल कोट के बाद कॉमा के बाद कॉमा एक देना है, वो एक वेरिएबल खोजेगा कि वेरिएबल है, इंटीजर वाला वेरिएबल होगा। तो मेमोरी में तो मैंने पहले ही S में आपको बताया था ना, मेमोरी में आपका ये सपोज ये S है, S में 6, 5, 11 रखा होगा ना। तो S का वैल्यू, इसका इंटीजर %d मतलब इसका इंटीजर वैल्यू डबल कोट के अंदर जो है यहाँ पे 11 प्रिंट कर देगा। 6, 5, 11 होगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि S का जो इंटीजर वैल्यू है %d, वो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। तो आपका जब प्रोग्राम आप ये रन करोगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, सम इज 11। सो यू कैन सी, अभी जो मैंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था वही फ्लो चार्ट को मैंने C में कन्वर्ट करके आपको ये सामने प्रेजेंट कर दिया। हाउ टू, तो आपने क्या सीखा, किस तरीके से हम वेरिएबल बनाते हैं। ABC वेरिएबल है, ABS वेरिएबल है, हालांकि वो मेमोरी का पॉकेट ही है,
और वो इंट क्यों लिखा, क्योंकि हमें डेसिमल नहीं चाहिए। अगर हमें डेसिमल चाहिए होगा तो यहाँ फ्लोट लिखेंगे, जो अभी बताया था, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। और किस तरह से आउटपुट जो है वो हम प्रिंटफ के माध्यम से हम मॉनिटर पे स्क्रीन पे आउटपुट करते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम आपने देखा सी में, जो 2 नंबर को ऐड करके उसका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे मॉनिटर पे आउटपुट करता है।